दो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी नेताओं की दो बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली और रायपुर में बीजेपी नेताओं की ये बैठक है। अगर बात करें पहले बैठक की, तो बीजेपी नेताओं की ये बड़ी बैठक है जिसमें जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है। नई सरकार और शपथ ग्रहण की रणनीति पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, BS संतोष मौजूद है। अब बात करें दूसरी बैठक की, जो कि राजधानी रायपुर से बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक है। प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे यानी कि बस कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों को अभिनंदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ये बैठक लेंगे। तो अगर बात करें दिल्ली की बैठक की, तो इस महत्वपूर्ण और अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। ये बैठक अभी जारी है, अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर बात करें राजधानी रायपुर में बीजेपी की होने वाली बैठक की, तो 12 बजे यानी कि बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी शामिल होंगे। बता दें कि 11 में से 10 सीटें पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है और इन सभी के सांसदों का अभिनंदन यहां पर किया जाएगा। उनका स्वागत यहां पर जोरदार तरीके से किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें दिल्ली की बैठक की, तो उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद है। बता दें कि आने वाली रणनीतियों को लेकर के, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के इसमें चर्चा की जा रही है। और अब अमृतसर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे लगे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में नारे लगे। 40वीं बरसी पर सिख समुदाय के सदस्यों ने नारे लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर भी यहाँ पर दिखाई दिए। स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक यहाँ पर नारे भी लगे हैं। तो बता दें कि अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तानी नारे लगे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में यहाँ पर नारे लगाए गए। 40वीं बरसी पर सिख समुदाय के सदस्यों ने ये नारे लगाए हैं और प्रदर्शन के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर भी यहाँ पर दिखाए, जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थित नारे भी यहाँ पर लगे हैं। और पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा देखी जा रही है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी समर्थकों पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर बम से हमला किया गया है। कई लोगों के घर बुरी तरीके से टूट गए। बीजेपी नेताओं ने पीड़ितों से मुलाकात भी की है। तो क्या स्थिति फिलहाल हिंसा के बाद वहां हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। किस तरीके से घरों पर बम से हमला किया गया है और घरों की क्या स्थिति हो चुकी है, ये साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हिंसा के बाद, इस धमाके के बाद और इस तरीके से हमला करने के बाद बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे और जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। उनके घरों को लेकर के भी, उनकी स्थितियों को लेकर के भी आश्वासन यहां पर दिया गया। देखिए किस तरीके से सिर्फ घरों को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जो वहां मौजूद लोग थे उन्हें भी भारी नुकसान इससे हुआ है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि कई लोगों की स्थिति भी वहां पर घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो बीजेपी समर्थक हैं जिन पर इस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है। हालांकि चुनावी नतीजों के आने के बाद से इस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर बम के धमाके से क्या स्थिति घर में हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, उन्हें भी चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब इंदौर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पर केक भी बाकायदा काटे गए हैं। नोटा को 2,18,674 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी के नहीं होने से कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया था। तो आपको बता दें कि जिस समय जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो तमाम पार्टी के दिग्गज थे, वो अपने अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील कर रहे थे। लेकिन उसी बीच यहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं होने पर नोटा के लिए प्रचार प्रसार किया था और 2 लाख से ज्यादा वोट मिलने पर जश्न यहाँ पर मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय है जहां पर बाकायदा केक काटकर जश्न मनाया गया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने छोटे तालाब पर साफ सफाई की।
और जल स्रोतों को संरक्षित करने मध्य प्रदेश सरकार का ये एक नया अभियान है। 16 जून तक प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। नगरीय निकाय से लेकर पंचायत स्तर तक जल स्रोतों का संरक्षित यहाँ पर उन्हें किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर की है। बाकायदा साफ सफाई करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही लोगों को एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 10 सीटों पर करारी हार हुई है। रिजल्ट पर मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थमने वाली नहीं है, ये बात उन्होंने कही। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का लीडर कौन है पता नहीं, कांग्रेस की हार का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं है। अब हार के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता नाचगान करेंगे। कांग्रेस के नेता 5 साल तक झाल मजीरा पीटेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। फिर से तीसरी बार पीएम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी हैं। रामविचार नेताम जी काफ़ी दिनों बाद जो है मॉर्निंग वॉक में निकले हुए हैं और हमें अभी अपने घर के बाहर ही मिल गए, इसलिए सर आपसे चर्चा हो रही है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा रिजल्ट आपने देखा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी और राष्ट्रीय परिदृश्य में, इस रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ के एक एक मतदाताओं को, पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे कार्यकर्ता साथियों को, जिनके अथक परिश्रम से, मेहनत से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 11 में से 10 सीटें जीत करके एक इतिहास बनाया है। तो इसके लिए लेकिन पूरे कांग्रेसी सब बड़े नेता हार गए, भूपेश बघेल हार गए, 3 मंत्री हार गए, केवल 1 सीट जो है महंत जी जीत गए। अब कांग्रेस की देखिए अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है वो अभी थमने वाली नहीं है। अब कांग्रेस की ये दुर्गति कि वो तो 11 के 11 हारने वाले थे, कुछ कमी रह गया हम ही लोग से, जो हम 11 सीट नहीं जीत पाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन चुनाव लड़ रही थी। तो सर अब ये लोग करेंगे क्या सर? 5 साल अभी तो, अब 2028 का चुनाव, फिर 2029 का चुनाव होना है, कोई सुझाव? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये झाल मजीरा पीटे बजाएं अभी 5 साल, यही है। झाल मजीरा कहाँ पे पीटे? झाल मजीरा वहीं से अपना नाच गान करते रहें जी। हाँ, अब उनको मनन करना, चिंतन करना, वो देखेंगे। मतलब टाइम पास इसी में वो करें वो? हाँ, बाकी उनका खेल तब खत्म है जी। तो आपने सुना रामविचार नेताम जी को, जो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनके पास टाइम पास करने के लिए केवल एक ही चीज़ बचा हुआ है कि नाच गान करते रहें। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से कांग्रेस के क्या कोई नेतृत्व में परिवर्तन होता है कि कांग्रेस इसी तरह चलती रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और तीसरी बार मोदी सरकार, ये नारा तो जमीन पर उतरा, लेकिन बीजेपी का अकेले अपने दम बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की चुनौतियां बढ़ गई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी जिसका सामना उनकी ही पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरे कार्यकाल के दौरान करते रहे थे, यानी कि गठबंधन को संभालना। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ये वो जश्न है जिसे हर चुनाव नतीजे के बाद देखने की आदत देश को हो चुकी है। – 2014 में अब की बार मोदी सरकार, 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार और अब 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। पिछले 6 दशक में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है।
1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। इस ऐतिहासिक विजय के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने देशवासियों को अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को इस जीत की बधाई दी। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। महज 44 साल पहले बीजेपी नाम के जिस पौधे को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो पौधा इतना विशालकाय वटवृक्ष बन चुका है कि लगातार तीसरी बार बन रही सरकार की बड़ी उपलब्धि भी छोटी पड़ गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब थोड़ा सा मजबूर हो गया हूं मैं, शायद जीत कर भी हार गया हूं मैं। शायद ये पंक्तियां नरेंद्र मोदी के भी मन में आ रही होंगी, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है जब जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने में थोड़ी कंजूसी कर दी हो। बीजेपी 2014 और 2019 की तरह इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और इसने मोदी 3.0 की चुनौतियां उनके शपथ लेने से पहले ही बढ़ा दी हैं। चुनौतियां उससे भी बड़ी, जिसका सामना 1999 से लेकर 2004 तक के अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ा था, यानी गठबंधन को संभालना। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ये तीसरी पारी गठबंधन धर्म के निर्वाह की अग्नि परीक्षा बन सकती है। जिस तरह से शिवसेना और अकाली दल जैसे पूर्व एनडीए घटक मोदी के ही प्रधानमंत्री रहते अलग हुए, अगर दोबारा से साथ आए, जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी अलग हुए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये चिंता अभी से दिखने भी लगी है, जब बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ बनाए रखने की कोशिशें जारी कर दी गई और विपक्षी गठबंधन की ओर से इन दोनों नेताओं का मन टटोलने के लिए ऑफर देने की खबरें आने लगी। प्रधानमंत्री जब विजय संबोधन कर रहे थे तो इसका खास ख्याल भी रखा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। मोदी 3.0 की दूसरी बड़ी चुनौती ये भी होगी कि अब उसे बीजेपी के एजेंडे के बड़े फैसलों पर अपने सहयोगियों की रजामंदी हर हाल में हासिल करनी होगी और ये आसान नहीं होगा। जैसे CAA और समान नागरिक संहिता पर एनडीए के सभी दल अभी भी एकमत नहीं है। मोदी 3.0 के दौरान बीजेपी को यह ख्याल भी रखना होगा कि जिस तरह शिवसेना में टूट हुई थी, उस स्थिति से परहेज करना है। नीतीश कुमार इसी डर से पिछली बार एनडीए से अलग होकर गठबंधन से जा मिले थे। तब बीजेपी को लोकसभा में खतरा नहीं था, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह खतरा भी हो सकता है।
मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी लोकसभा जीत के बावजूद इस बार के नतीजों ने पहली बार देश को यह संदेश दिया कि मौजूदा नेतृत्व में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रही तो अगली बार के लिए नए चेहरे की तलाश तय है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की ओर से यह सवाल उठा भी था कि 75 पार बीजेपी नेताओं के लिए पद त्यागने का प्रावधान है। ऐसे में यह सवाल अब पार्टी के भीतर से भी उठने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन संभावित चुनौतियों के बावजूद इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता के मामले में भी देश के बाकी तमाम नेताओं से काफी आगे हैं और उनका जादू भले ही थोड़ा कम हुआ हो लेकिन चूका नहीं है। और यही आत्मविश्वास मोदी 3.0 को चुनौतियों से निपटने का हौसला भी बन सकता है। देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। बात ऐसे समीकरण की जिसकी वजह से बीजेपी इस बार बहुमत से कुछ सीट दूर रह गई और जिसे साध कर इंडिया गठबंधन ने अपनी खोई हुई विश्वास को हासिल कर लिया। आखिर वो कौन सा वर्ग इस बार एनडीए और बीजेपी से दूर हुआ जिससे वो बहुमत से दूर रह गई, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। 4 जून को सुबह 8 बजे जब लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हुई तो टेलीविजन स्क्रीन पर एनडीए के नंबर्स इंडिया गठबंधन से काफी आगे रहे, लेकिन दोपहर होते होते आंकड़े कुछ इस तरह नजर आने लगे। एनडीए 292 सीट, इंडिया 234 सीट और अन्य के खाते में 17 सीटें। वहीं 240 सीटों के साथ बीजेपी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो शेड्यूल कास्ट और आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दूर छिटका नजर आया। SC/ST के 131 सीटों में से बीजेपी को महज 53 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 31 सीटें जीतने में कामयाब रही है। यानी राहुल गांधी ने चुनाव कैंपेन में जो आरक्षण मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया उसमें वो कामयाब दिखते हैं। मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। इस नैरेटिव की वजह से कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 4 गुना ज्यादा SC/ST सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी को इस वर्ग से 24 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेंट लगा। अखिलेश की साइकिल ने PDA फॉर्मूले के तहत बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इस बार 7 दलित सीटों पर सपा का कब्जा है। PDA की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि बंगाल में भी बीजेपी की SC/ST सीटें घटी हैं। यहाँ TMC ने 7 सीटें SC/ST की छीनी। इसी तरह पंजाब, झारखंड में भी दलित और आदिवासी वोटर्स बीजेपी से दूर नजर आए। कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि 24 के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए जाति जनगणना वाला कार्ड काम करता नजर आया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
और लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीट जीतने का इनाम छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल में से किसी एक को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। हालांकि बीजेपी नेता इस बारे में खुलकर बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है कि 400 पार और 11 की 11 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा की पोल जनता ने खोल दी है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, इससे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में रायपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर दोबारा सांसद बनने वाले संतोष पांडे और विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने वाले विजय बघेल, इन तीनों नामों की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस बारे में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये निर्णय पार्टी हाईकमान का है। देखिए, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो क्या निर्णय करेंगे पार्टी के नेताओं से बातचीत करके। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी, छत्तीसगढ़ का दोगुना विकास होगा। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के साथ छल किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसदों में यहाँ के मुद्दों को उठाने की काबिलियत भी नहीं है। यहाँ से नेतृत्व देना चाहिए। जब 9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती। मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। चुनाव कोई वेव में, कोई बहाव में वो जरूर जीते, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं दिखी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। केंद्र में सरकार गठन के साथ जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ को मोदी मंत्रिमंडल में कोई उचित स्थान मिलता है या फिर हमेशा की तरह इस बार भी राज्य मंत्री से संतुष्ट होना होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।